स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पैरामैग्नेटिक और एक होता है हमारा डायामैग्नेटिक। देखिए, पैरामैग्नेटिक किसे बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक हम उसे बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, ठीक है, जिनको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे यह मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे, अगर मैं इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे यह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल्ड हो जाते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम अपने सब्सटेंस को दो पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब देखिए, हमारे केमिस्ट्री में पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चेक करते हैं। अगर किसी आयंस में या किसी एटम में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक है। ठीक है, मतलब पैरामैग्नेटिक वाले जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि दे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो पैरामैग्नेटिक वाले हैं उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि अगर डायमैग्नेटिक की बात करते हैं तो दे डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चेक करते हैं। हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करके और चेक करते हैं कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है म्यू एस, वह नॉट इक्वल टू जीरो होती है। अब म्यू एस क्या है मैं उसको अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? नॉट इक्वल टू जीरो होती है। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगी। जबकि जो डायमैग्नेटिक होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो होती है वह क्या होती है? जीरो होती है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? नॉट इक्वल टू जीरो होती है। अब देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? तो मैग्नेटिक मोमेंट हम ये कहते हैं, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है अंडर रूट एन प्लस टू बी एम, अंडर रूट एन प्लस टू बी एन, जहाँ एन क्या है? एन हमको बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। बीएम क्या है? तो बीएम जो है वह मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है? यूनिट है, जिसको हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन बुलाते हैं और शॉर्टकट में इसको बीएम लिखते हैं। अब अगर कोई पूछता है कि 1 बीएम जो होता है किसके इक्वल होता है, तो 1 बीएम जो होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला के क्या होता है?
इक्वल होता है। तो 1 Bm की वैल्यू कितनी होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। अब आपको मालूम है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 5 हो सकते हैं। भाई देखिए अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास क्या होता है डी ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, 2 है 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। अब जैसे D6 होगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग चालू हो जाएगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 5 हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो म्यूएस की वैल्यू क्या आएगी, म्यूएस की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर यहाँ पर n रख दे, n जगह पे 1 रख दे तो 2 + 1 3 और 3 × 1 √3। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 Bm। और अगर यहाँ पर 2 रख दे तो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 2 + 2 4, 4 2 जा 8 Bm। अगर 3 रख देते हैं तो 3 + 2 5 और 5 3 जा 15 Bm। अगर यहाँ हम 4 रख देते हैं तो 4 + 2 6 और 6 4 जा 24 Bm। और अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 + 2 7 और 7 5 जा 35 √35 Bm। इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसी में एक और टाइप का सब्सटेंस हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। देखिए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो होता ही है, एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाई, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक के फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली क्या करते होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। देखिए पैरामैग्नेटिक है अट्रैक्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसे सब्सटेंस के लिए एक हम नया टर्म यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक। मतलब फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस हो जिसके अंदर इनहैंस्ड पैरामैग्नेटिज्म दिखाई देता है। मतलब पैरामैग्नेटिक तो होते हैं लेकिन इनहैंस्ड मतलब जितना हो चाहिए उससे भी ज्यादा। मतलब ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं इनहैंस्ड पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए इनहैंस्ड पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। और इनके लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं एग्जाम्पल में कि बताइए क्रोमियम +1, बताइए जिंक +2, Fe+3, इनमें जो है कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायामैग्नेटिक है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर हमको बताना है क्रोमियम +1 तो कैसे बताएंगे। तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमको मालूम है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। अब चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0। और अगर हम 3D का स्ट्रक्चर बनाएं ऑर्बिटल की तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5, 1 2 3 4 5। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर n की वैल्यू 5 आ गई इसका मतलब कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसकी म्यूएस की वैल्यू क्या आएगी √n+2। अगर n+2 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर n के जगह पर अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 + 2 7 और 7 5 जा 35 √35 Bm आ गया। ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए हमसे कहा जाए Zm+2 बताइए, तो Zm+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है 3d10 4s2। 2 पॉजिटिव है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं फिल करूँ, ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब क्या आया? डायामैग्नेटिक है, मतलब म्यूएस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0। और यही अगर पूछा जाए Fe+3, तो आपको मालूम है Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2, 3d6 4s2। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकाल देंगे? 4s का निकाल देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 4s का निकाल देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकाल देंगे। तो 4s में हो गया 0 और 3d में कितना हो गया? 5। अगर 3d में 5 है तो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5, मतलब पैरामैग्नेटिक। और इसके लिए म्यूएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √35 बीएम। समझ में आ रहा है? √35 बीएम आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कि टाइटेनियम +2 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, वेनेडियम +5 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, स्कैंडियम +3 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, आयरन +2, कॉपर +2। आप इसको चेक करिएगा कि ये जो आयंस ने लिखा है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और इस टाइप से भी आता है, जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि कोई क्रोमियम का आयंस है Cra+, ठीक है, और इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है √24 बीएम। तो बताइए ए की क्या वैल्यू है, मतलब ए क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कि μs √n+2 बीएम, और म्यूएस की वैल्यू क्या हो जाएगा? √24, और ये हो जाएगा n+2 बीएम। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 24 = क्या हो जाएगा? n+2, और यहाँ से जब n निकालेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? n की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, यहाँ से n निकालिएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। n की वैल्यू 4 का मतलब कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। और हम जानते हैं कि अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1, 3d5 4s1 का मतलब क्या हुआ कि 5 और 1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए 3d5 4s1 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन 3d में और 1 इलेक्ट्रॉन 4s में। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होना कितना चाहिए? 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 4s का 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 3d का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 4s का मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दूंगा और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा कम, तो देखिए अब कितना आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया आपका 1 2 3 4। देखिए अब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया, और 4 आना चाहिए। तो 4 लाने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन कम किए? 2। इसका मतलब कि क्रोमियम ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? लॉस करके रखा है। इसका मतलब क्रोमियम के ऊपर चार्ज जो है वो कितना है? +2 का चार्ज। क्रोमियम के ऊपर चार्ज जो है कितना है? +2 का चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 300 का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद स्टूडेंट हम अगले लेक्चर में रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, जहां पर हम स्टेबिलिटी ऑफ M+3, M+2 और M के बीच में देखेंगे कि M+3 M+2 में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है, या M+2 M में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर के डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।